अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल, ठंड कैसी गुजर रही है? अब तो वैसे बाज़ार में कुछ बेहतर क्वालिटी के कीनू माल्टे आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जो इब्तिदा में आ रहे थे ना, जिसमें ना रस ना मिठास थी, उससे बेहतर हो गई है सूरत हाल। बहुत सी खबरें आज भी हमारे पास जो हम आपसे शेयर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अब वो टाइम है, बहुत से लोग तो ऑलरेडी मतलब मालूम कर चुके हैं या प्लान कर चुके हैं कि उन्होंने सर्दी की छुट्टियों में क्या करना है। लेकिन मैंने लिटरली आज देखा कि हमारे बच्चों के सर्दियों की वेकेशन कब से शुरू हो रही हैं। लेकिन बमुश्किल बस एक ही हफ्ता होता है, उसमें आप इस महंगाई में अगर कुछ प्लान करें भी तो क्या करें? आपके क्या प्लान है, प्लीज़ हमें लिख के बताइएगा। जियो पाकिस्तान टीवी हमारा हैंडल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल एक बहुत बड़ी खबर आई और सऊदी अरेबिया वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है? फीफा वर्ल्ड कप होता है। अब 2034 की मेज़बानी के लिए फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने सऊदी अरेबिया को इसके लिए चुन लिया है भाई। और फुटबॉल की आलमी तंजीम की फीफा ने सऊदी अरब की मेज़बानी की तस्दीक की है और कौंसिल के इजलास में तस्दीक हुई। 2034 में होने वाले इस आलमी कप के मैचेस सऊदी अरब के 5 शहरों में होंगे। 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स मैचेस की मेज़बानी करेंगे। इसमें एक नया शहर जो डेवलप कर रहे हैं वो भी शामिल है। 2022 में आपको याद होगा कतर दोहा में ये वर्ल्ड कप हुआ था और उसके बाद से बस हमें यही सुनने में आ रहा था कि कोशिश है सऊदी अरेबिया की। अब उनकी ये कोशिश कामयाब हुई है और दोहा मशरिक़ वस्ता में पहला मुल्क था जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। सऊदी अरेबिया दूसरा बन गया है, एजाज़ तो है। और इसके अलावा 2030 के अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी मेज़बानी मुश्तरका तौर पर करेंगे स्पेन, पुर्तगाल और मोराकेश। और इब्तदाई 3 मैचेस साउथ अमेरिका के ममालिक पैराग्वे, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे में होंगे। और ये 3 मैचेस वर्ल्ड कप की जो 100 साला सेलिब्रेशंस हैं उसकी वजह से मायशी मैचेस सॉर्ट ऑफ आप इब्तदाई मैचेस कर लें, वहाँ पे 3 मुल्कों में होंगे। अदरवाइज स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल में 2030 का वर्ल्ड कप होगा और 2034 का होगा सऊदी अरेबिया में। कमिंग बैक, वज़ीर आज़म ने बाय द वे हमारे वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को मुबारकबाद भी दी है, सऊदी इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी है। और आपको पता ही है सऊदी अरब एक नए ट्रैक पे है। दे आर रियली इन्वेस्टिंग इन देयर टूरिज़म एंड अदर इंडस्ट्रीज़। और सर्टनली ये जो इवेंट है ये एक माइलस्टोन साबित होगा और पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़ाहिर है जब इतना बड़ा इवेंट होगा उसमें बहुत सारा आपको काम करना होता है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है, इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, IT एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। एंड देयर वुड बी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और पाकिस्तानियों के लिए भी सर्टनली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे। ज़ाहिर है कतर इसकी मिसाल है। कतर में हमारा कितना डायस्पोरा है, हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, काम करते हैं। और सऊदी अरेबिया में भी इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनने हैं, 5 शहरों पे मुश्तमिल होगा, इंतज़ामात हैं, सारा कुछ है। सो दे वुड सर्टनली रिक्वायर मैन पावर। अभी हम आपको बताएंगे कि कल शाम में लग रहा था कि कुछ बर्फ़ पिघली है, मतलब 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, और कोई मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं PTI और हुकूमत के दरमियान। फिर अता तारड़ साहब आते हैं और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तो आज सच कोई शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि 9 मई है, फिर 26 नवंबर है। बस क्या कहें, मुज़ाकरात ना कहें तो इसे गैर रस्मी बातचीत कह लें, यही है। क्योंकि अभी इसे गैर रस्मी बातचीत ही के दायरे में रखा जा सकता है, मुज़ाकरात शायद नहीं कहा जा सकता। ऑल्दो ये भी ज़रूर कहा जा रहा है कि PTI में शायद कहीं ना कहीं ये एहसास पैदा हुआ है कि हर वक्त एहतजाज, धरनों, धमकियों, सड़कों पर आने से मसाइल कम नहीं होते, एट टाइम्स बढ़ते भी हैं। और ये पहली बार ही है कि PTI ने पेश की शराइत, ऑल्दो इससे ज़रूर हमें तक़वियत हो रही है कि जो पेश की शराइत थी वो कह रहे हैं जी कि बग़ैर किसी शर्त के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की पहल करने का भी बताया गया है, PTI की तरफ से की गई है। कल असद कैसर बानी और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के साथ मुलाकात की। बातचीत के लिए अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी, जिसे PTI ने कबूल भी किया है। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम जल्द फाइनल कर लिए जाएंगे। असम्बली में नुमाया तौर पर कल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का लबो लहजा भी ज़रा बदला सा हुआ था। धमकी धौंस के बजाय माहौल काफ़ी पुरसुकून रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने असम्बली में माजी को फरामोश करके आगे बढ़ने की बात की। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले।
9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। वो कह रहे हैं आगे की तरफ बढ़ें। तहरीक इंसाफ के इस बदलते रवैये और नरम पड़ते लहजे का जवाब हुकूमती बेंचों की तरफ से भी वैसा ही आया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ा ने PTI के इस जमहूरी तर्ज़ अमल की तारीफ़ की, लेकिन वो PTI मुज़ाहिरीन की गलतियों का जिक्र करना भी नहीं भूले। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना मुद्दा समझाने की कोशिश करते हैं। शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान की आवाम का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में जाए। और उसमें जाहिर है कभी इख्तलाफ होता है, कभी इत्तफाक हो जाता है। मेरी ये दुआ है कि ज़्यादा बातों पे इत्तफाक हुआ करे। देखना यह है कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होता है, क्योंकि ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे भी एटलीस्ट हुकूमत का दावा यही था और दीगर अतराफ से भी यही कहा जाता था। इवन मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहते थे कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हज़फ कराई गई हैं और इस पर एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फिर जब बानी PTI तक बात जाती है तो वो सारा कुछ रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो क्या इन मुज़ाकरात का भी वही अंजाम होगा और अंजाम होगा अडियाला जेल में कि वो कहेंगे कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना या हमें कुछ नहीं मंजूर? ये तो वक्त ही बताएगा। अभी क्या ये वक्त गुजारने की एक्सरसाइज है या फिर एक्चुअली बानी PTI भी ये समझ चुके हैं कि अब मुज़ाकरात के सिवा और कोई हल नहीं है और हुकूमत से ही मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात के एक वसी खलीज मौजूद है, जिसे लैक ऑफ ट्रस्ट भी हम कह सकते हैं। खैर, ये जो हालिया मुलाकातें हुई हैं इससे कुछ पेशरफ्त तो कहा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुद मान रहे हैं कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस में इस बात का एतराफ़ किया, बल्कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। वो तो हकीकत है। सो ये है सूरत हाल। मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। एक आम तासुर यह है कि PTI की क़यादत फैसला साजी के इख्तियारात से महरूम है। ये आम तासुर नहीं है, ये हकीकत भी है। अडियाला जेल से आने वाला एक हुक्म हर मुआहदे, हर वादे को वीटो कर सकता है। यही वजह है कि नून लीग समझती है कि तहरीक इंसाफ की ज़मानत नहीं दी जा सकती। एतमाद के फुकतान का ये हाल है कि कुछ लीगी रहनुमा मुज़ाकराती कोशिशों को PTI की फैज़ बचाओ सोच से भी जोड़ रहे हैं। जी, गैर रस्मी मुलाकातें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो रही हैं, स्पीकर के दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर वो इस नीयत से कि कोई मुज़ाकरात करने हैं वो कतन नहीं हो रही। जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है रियासत को बदनाम करने के लिए और फॉरेन जर्नलिस्ट से अब आर्टिकल दिखवाए जा रहे हैं, मगर बदकिस्मती है। क्या टॉक्स हो सकती है जो लोग सच नहीं बोल सकते, इनका एतबार कौन करे? ये फैज़ बचाओ प्रोग्राम इनकी 26 नवंबर की और उसके बाद 26 के बाद ये जो आप 14 इन्होंने दिसंबर एक डेडलाइन दी है, ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं फैज़ हमीद के ट्रायल से, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल है। बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था, हर चीज़ में वो पार्ट एंड पार्सल थे। सो ये सब कुछ उनके लिए किया जा रहा है ताकि ये खुद भी बच सकें और इसमें पेश बुशरा बीबी है।
तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का हाथ ऐसे वक्त बढ़ा रही है और हुकूमत की तरफ एक्चुअली जब 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का अल्टीमेटम भी शुरू हो जाएगा, हुकूमत को अभी इसे अच्छा मौका समझना चाहिए। और PTI को मुज़ाकरात में वैसे जो सियासी स्पेस मिलेगी सो मिलेगी ही। मुल्क में जारी सियासी इंतशार, अफरा तफरी, बेयकीनी का खात्मा भी इसमें हो सकता है। और इसमें फ़ायदा किसका होता है? इसमें फ़ायदा मुल्क का होता है, इसमें फ़ायदा हुकूमतों का होता है। सो ये उनके लिए एक बेहतर सिचुएशन हो सकती है कि इसमें आवाम के लिए, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए कुछ भला सोचें, क्योंकि दोबारा कल आपके दरवाजे पे आके कोई वो ले लें और बंटे और पत्थर बरसाना शुरू कर देगा और उसमें फिर कोई कोलेटरल डैमेज होगा तो हुकूमत को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। अभी हम ये सूरत हाल या ये मामला किस स्टेज पर है ये हम जानते हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ ही हैं और पेशावर से अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ ही मौजूद हैं। दोनों मौजूद हैं, तो उनसे मालूम करते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पेशावर में जो क़यादत मौजूद है उनकी क्या सोच है। हैदर, इब्तिदा में तो आपको पता ही, हमने कहा 8:30-9 बजे तक हमें लग रहा था अयाज सादिक साहब के घर पे सभी आ गए हैं, फिर अचानक से खबर आई कि वज़ीर आज़म भी आ गए हैं, तो एक तासुर मिला कि शायद वज़ीर आज़म का भी आमना सामना हो गया हो या मुलाकात हो गई हो। क्या कोई मुज़ाकरात कहा जा सकता है इन्हें, या बस ये ताज़ियत करने के लिए गए थे अयाज सादिक साहब की तरफ और गैर रस्मी सी बातचीत हुई? क्या कहा जाए इसे? देखिए, ये बुनियादी तौर पर दुआ करने के लिए गए थे, वहाँ पहुँचे, दुआ की गई और इस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पहुँच गए। एक चीज़ बहुत अहम है कि वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान जहाँ भी जाते हैं पहले से ही उनके लिए मामला तय किए जाते हैं। यानी कि वज़ीर आज़म को मालूमात हासिल थी कि असद कैसर वहाँ मौजूद हैं और वहाँ जब वो आए, असद कैसर से हाथ मिलाया, हमारे ज़राए कह रहे हैं वो गले भी मिले और हमें हुकूमती ज़राए से ये मालूम हुआ है कि वहाँ पर यह भी कहा गया कि इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए मुख्तलिफ मुल्क की मामलात पर। तो इसके बाद फिर दुआ की गई और वहाँ पर गुफ्तगू हुई और फिर आपके ज़राए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने असद कैसर से हाथ मिलाया, गले मिले और इत्तफ़ाक़ राय पे इत्तफ़ाक़ हो गया। लेकिन कल अता तारर साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि उनकी किसी वज़ीर से बात हुई है जो वज़ीर आज़म के साथ था और उसने उन्हें ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, इवन आमना सामना भी नहीं हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि असद कैसर वहाँ पर मौजूद थे। बाकी जो रहनुमा थे, बैरिस्टर गोहर के हवाले से उमर अयूब या साहबजादा हामिद रज़ा, तीनों की जो खबरें चल रही हैं हुकूमती ज़राए से भी और स्पीकर हाउस ज़राए से या फिर PTI ज़राए से भी हमें मालूमात मिली हैं, वो वहाँ नहीं थे। और इन्हीं तीनों रहनुमाओं से मैंने ख़ुद गुफ्तगू की, तीनों ने कहा कि हम कल वहाँ नहीं गए, जबकि उमर अयूब परसों स्पीकर के पास गए और वहाँ पर ताज़ियत की थी। और इसके अलावा दीगर रहनुमा पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। अच्छा, मुझे बताइएगा, हैदर शिराजी परसों भी जा रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में भी मिल रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ, उस पर ताज़ियत कर रहे हैं, दुआ में शिरकत कर रहे हैं। कल खबर मुज़ाकरात या पेशरफ्त की क्यों बनी? मतलब ये तो परसों भी चल रहा है, उससे पहले भी चल रहा था, ताज़ियत तो चल ही रही है ना। स्पीकर अयाज सादिक के घर पर वज़ीर आज़म और असद कैसर का एक ही वक्त में मौजूद होना इस खबर की वजह बना, या एक्चुअली कोई पेशरफ्त हो रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर पेशरफ्त हो रही है और PTI की जानिब से पब्लिक स्टेटमेंट दी गई और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौमी असम्बली फ्लोर पर कहा गया कि बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद मौजूदा इस काबीना में मौजूद 3 वज़रा के साथ कल पार्लियामेंट हाउस में हमारी मुलाकात हुई। उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर PTI ने हमें मुज़ाकरात का नहीं कहा, इसलिए कमेटी की तश्कील का अमल उस तरह आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जब उनसे हमने दूसरा सवाल किया कि क्या इस पर कमेटी किस तरह की बनाई जाएगी, उन्होंने कहा कि अभी हम पीपल्स पार्टी का इनपुट इसमें लेंगे और आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मामले पर कहा कि स्पीकर ने गालबन माजी में एक कमेटी बनाई थी, ये कोट ऑन कोट, तो उस कमेटी के वही कमेटी आगे इन मामलात को देखेगी, मेरा ख्याल है। उन्होंने ये कहा, जबकि
बैरिस्टर गौर की जानिब से हमें बताया गया कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता मुज़ाकरात के लिए नहीं किया, जबकि हुकूमती साइड कह रही है कि अगर बाज़ाब्ता राब्ता होता है तो ही कमेटी तश्कील दी जाएगी और पार्लिमान की सतह पर ही ये मुज़ाकरात होंगे और आगे बढ़ा जाएगा। जबकि इसमें एक और अहम बात यह कि कमेटी की तश्कील पर पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत और रहनुमाओं से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे और हमारा एक नुमाइंदा वहाँ इस कमेटी का हिस्सा होगा। जब हमने उनसे मज़ीद तफ़सीलात मांगी तो इस पर हुकूमत भी ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे। से हमें ये बताया गया एक चीज कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को हम जरूर इसमें शामिल करेंगे और वो भी होंगे, तभी मामला जी वो तो अंडरस्टैंडिंग है पीएमएलएन और पीपीपी की। पार्लियामेंट के फोरम पे ये बताया जा रहा है कि जब बाज़ाब्ता कोई राब्ता होगा तो फिर कमेटी भी बन जाएगी जिसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और शायद कोई और भी शामिल हो सकता है, सबके नुमाइंदे शामिल हों। अबू बकर आप बताइएगा, पेशावर में जाहिर है कुछ सोच जो है ना मुख्तलिफ भी लगती है। पेशावर वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसा लगता है कभी किसी और पेज पे है, पंजाब में सलमान अकरम राजा किसी और पेज पे हैं और दीगर लोग किसी और पेज पे हैं, या इवन जो पंजाब के लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और वैसे मंजर आम से गायब हैं वो किसी और पेज पे हैं। पेशावर में क्या खबरें चल रही हैं? ये जो मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है इसको लेकर मतलब लोग इसे वेलकम कर रहे हैं पीटीआई की सफ़ों में या कह रहे हैं नहीं नहीं ओहो ये तो गद्दारी है? देखिए जी, पेशावर के सतह पर भी इसको वेलकम किया जा रहा है मुज़ाकरात को, क्योंकि इससे कबल एक इजलास हुआ था सीएम हाउस में और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप भी थी, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें थे। तो उसमें जो है बेशतर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के हक़ में बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे कबल जो गलतियाँ हुई है तो वो नहीं दोहराने चाहिए और मुज़ाकरात का रास्ता ही अपनाना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसमें सदकेसर साहब भी थे, तो सदकेसर साहब को जो है ये टास्क दिया गया कि वो मुज़ाकराती जो अमल है तो उसको संजीदा ले और उसके लिए काम शुरू करें। तो जो ये मुज़ाकरात का इस वक्त जो ये सिलसिला चल रहा है, जो राब्तों का जो सिलसिला चल रहा है, तो इसमें पहल भी असद कैसर साहब ने की है और असद कैसर साहब ने जो है वो राब्ता किया स्पीकर कौमी असम्बली से और उसके बाद जो ये सारी सिचुएशन बनी है तो बेसिकली ये उसी राब्ते के ही तनाजुर में ही बनी है। अगर हम देखें अब्दुल्ला, तो इस वक्त जो है सीएम जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए है, क्योंकि इससे पहले इजलासों में जो है सीएम जो है इनडायरेक्टली अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो इस तरह एहतजाज रिकॉर्ड कर चुके हैं क्योंकि जो एहतजाज हुआ है तो उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि इस सब के ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा है। तो उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि तमाम तर तैयारियों में जो है वो मैं सरगर्म अमल होता हूँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं तो वो मेरी तरफ से ही होती है, लेकिन बाद में जब तनकीद होती है तो वो भी मुझ पर ही होती है। तो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जो मुज़ाकराती अमल है तो इसमें उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। बज़ाहिरी पसपर्दा जो है उनकी बातचीत होती रहती है मुज़ाकरात के हवाले से भी, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से भी, लेकिन वो जो है सामने मुज़ाकराती अमल में जो है वो सामने नहीं आ रहे। इवन इसमें जो अहम बात है तो बुशरा बीबी जो कि इससे कबल जो एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में डी चौक के हवाले से, तो उस पर काफ़ी वो सरगर्म अमल भी थे और इवन वो इजलासों में भी शिरकत करती थी और अहकामात भी जारी करती थी पार्लियामेंटेरियंस को। लेकिन जब से एहतजाज के बाद की सिचुएशन बनी है तो बुशरा बीबी भी ऐसी दिखाई दे रहे कि उसको भी साइड लाइन किया गया है और इस अमल में मुज़ाकराती अमल में जो है उनका भी कोई रोल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और उनको जो है क़यादत ने मशवरा भी दिया है कि वो सियासी मामलात से जो है वो दूरी इख्तियार कर, और वो भी इस वजह से किया है क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका ये मानना है कि जो प्रोटेस्ट के बाद की सिचुएशन बनी है तो उसमें ज़्यादा रोल जो है वो बुशरा बीबी का है। और इवन उनके जो वीडियो स्टेटमेंट्स है जो अभी रिसेंटली उन्होंने चारसदा में एक वीडियो बयान दिया था जो कारकुनों के साथ गुफ्तगू की थी, तो उसके बाद भी काफ़ी इश्यूज़ बने हुए थे। तो उसको भी जो है चूँकि वो इधर पेशावर में ही है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कल भी एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसमें सीएम भी थे, तो बुशरा भी जो है उस मीटिंग में भी नहीं थी, जबकि उससे पहले जो मीटिंग्स हुई थी मुज़ाकरात के हवाले से जो भी हो, तो बुशरा बीबी को जो है वो साइड लाइन किया गया है। और साथ ही साथ इससे पहले जो खबर आई थी कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी के हवाले से जो
इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो सीनियर जो लीडरशिप है जो यहाँ पर पेशावर में उसी सिलसिले में यहाँ पर भी एक इजलास हुआ था, तो सीनियर लीडरशिप ने सख्त उससे इख्तिलाफ रखा था और लेकिन वो जो अहकामात हैं बानी पीटीआई के वो तो अभी तक वैसे ही हैं। मतलब ठीक है, बहुत कम दिन रह गए हैं मुज़ाकरात, मतलब लिटरली इट्स 12 दिसंबर, हम आज 12 तारीख को ये बात कर रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात के लिए कोई सिलसिला कोई पेशरफ्त हो रही है, लेकिन 14 की इनकी डेडलाइन है, 2 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। 15 से इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि 15 से सिविल नाफरमानी की कॉल शुरू हो जाएगी? क्योंकि बानी पीटीए के अलावा मुज़ाकरात किसी भी सतह पे पहुंच जाएं, कोई कितना भी बात कर ले, कितनी भी पेशरफ्त हो जाए, वो अपनी एक लाइन, एक जुमले से इस सारे प्रोसेस को वहीं रोक भी सकते हैं और इसकी नफ़ी भी कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट। अबू बकर, देखिए अब्दुल्ला, लगता नहीं कि ये सिविल नाफरमानी के जो अहकामात है या जो बानी पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी है, तो ऐसा नहीं लगता कि इस पर अमल दरामद होगा। और ऐसे लग रहा है कि सीनियर जो लीडरशिप है वो बानी पीटीआई को इस बात पे आमादा कर लेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह में भी आपको बता दूँ, एक जो मीटिंग हुई थी गैर रस्मी पीटीआई क़यादत की, तो उसमें जब ये बात ज़ेर गौर लाई गई, तो उसमें बाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, तो उनका ये बताना था कि इस वक्त सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको नहीं चलाना चाहिए, और इस वजह से नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इस वक्त वो ये समझते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है वो ये समझते कि हुकूमत जो इत्तेहाद है तो वो ख़ुद इख्तिलाफात का शिकार है। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है। जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बताया गया। तो सीनियर जो लीडरशिप है उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस वक्त जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की बजाय हमें कंसंट्रेशन जो है अपनी इस बात पे करनी चाहिए, जो हुकूमत इत्तेहाद में इख्तिलाफात चल रहे, तो इस चीज़ को पेश करके हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इन जुमातों के साथ जो है इनडायरेक्टली राब्ते शुरू करने चाहिए। और हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारे जो मुतालबात है, तो क्या पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है इनका इनडायरेक्टली और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की है? क्विकली ब्रीफली अगर आप एक जुमले में बता सकें हमें, अबू बकर एंड देन हैदर आपके पास आएंगे। देखिए अब्दुल्ला, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों के साथ ज़रूर हुकूमती नुमाइंदों के साथ राब्ते हैं। जी जी बिल्कुल हैं। हैदर, अब आपको क्या लगता है? अबू बकर ये कह रहे हैं कि शायद कायल कर लेंगे बानी पीटीआई को, दी गई लीडरशिप जो है, कि वो अपनी ये सिविल नाफरमानी वाली कॉल वापस ले लें। डज इट सीम लाइक एन ऑप्शन? देखिए ऐसा ही लग रहा है, और पीटीआई की सीनियर क़यादत सिविल नाफरमानी की तहरीक के हक में नहीं, शुरू से ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं है वो। और इमरान खान को एक मौका पर कहा गया कि आप मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं है कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, लिहाजा ऐसा कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि बातचीत भी आगे बढ़े और हम अपने मुतालबात पूरे करवा लें। मतलब हो, अब वो कह तो रहे हैं लेकिन वो मान भी जाएं तो देखना ये है ना कि वो मानेंगे कब। बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, अबू बकर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस दिस न्यूज़। पेशावर एंड इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। पता है, कभी कभी हम बात करते हैं हम अपनी वेमेन क्रिकेटर्स की, वेमेन क्रिकेट की बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारी वेमेन क्रिकेट जो नेशनल सतह की वेमेन क्रिकेट है बहुत बेहतर हो गई है, अच्छी हो गई है, ज़ाहिर है मेहनत भी की जा रही है, पीसीबी की भी तवज्जो है। लेकिन आप कभी सोचिए उस जर्नी के बारे में कि जहाँ जहाँ से लड़कियाँ जिन हालात से निकल कर, जिन मसाइल का सामना कर कर, जिन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होकर इस मकाम तक पहुँचती हैं, ये अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल कि अपने घर वालों को कन्विंस करना, अपने ख़ानदान वालों की बातें सुनना, अब उस माशरे में एक क्रिकेटर बनना जहाँ पे ताहाल इसे मायूब ही जाना जाता है, एक नॉर्मल किसी आप घराने में चले जाएं। सो इनके वालिदैन को भी क्रेडिट देना चाहिए, इनके कोचेस को भी क्रेडिट देना चाहिए, और हम तो इनको सर आंखों पर बिठाने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये बच्चियां हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि और भी नाम रोशन करेंगी। और हम ऐसी ही एक नौजवान खिलाड़ी से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हम ज़रा बैकग्राउंड बता दें, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कहीं भी होना, किसी भी टूर्नामेंट में इवेंट का सबसे बड़ा मैच बन जाता है। और पाकिस्तान अंडर 19 विमेन टीम हाल ही में
एशिया कप में इंडिया के मद्दे मुकाबले आने वाली है और एशिया कप शुरू होने वाला है। अभी हमने लड़कों ने तो हराया था इंडिया को अंडर 19 एशिया कप में, लेकिन अब हमारा ये मुकाबला करने वाली हैं लड़कियां और अंडर 19 टीम जा रही है मलेशिया, जहां 15 से 22 सितंबर तक एशिया कप के मैचेस होंगे और पहले ही दिन सामना है इंडिया से। ज़ुफ़िशा अयाज जो कैप्टन है हमारे साथ मौजूद हैं और मोहसिन कमाल साहब जो इनके कोच हैं वो हमारे साथ हैं। ज़ुफ़िशा, आपसे सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। बताइएगा आपका जर्नी कब शुरू हुआ क्रिकेट खेलने का? आप माशाल्लाह खेल तो रही हैं लेकिन आप कप्तानी की सतह तक पहुँच गई। हाउ वाज दिस पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए और कप्तानी की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। तो इसके अलावा जो है कप्तानी की जर्नी तो अच्छी रही है। आपने आप बैटर हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताएं। राइट हैंड बैटर एंड देन साथ मीडियम फास्ट बॉलर। आप ऑलराउंडर हैं, तो आपकी तैयारी और आपकी टीम की तैयारी, क्योंकि आप कैप्टन हैं, जाहिर है आप ही लीड करेंगी मैदान में लड़कियों को, कैसी है फॉर दिस एशिया कप जहां आपका पहला ही मुकाबला भारत के साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। हमारे प्रैक्टिस सेशन भी हुए हैं, हमारे प्रैक्टिस मैचेस भी हुए हैं, इनमें हमारी लड़कियां बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। इंशाल्लाह टफ मुकाबला होने। अच्छा, अब कुछ इत्तलात हैं कि अंडर 15 बॉयज से भी कुछ मुकाबले हुए थे, ऐसा है कुछ प्रैक्टिस के लिए? भी हमारे प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया जो है उनके साथ, बॉयज के साथ, अंडर 15 बॉयज के साथ। कितना आपको लगता है इससे तैयारी में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉयज़ की गेम और गर्ल्स की गेम में बहुत डिफरेंस होता है, तो बॉयज़ के अगेंस्ट खेल के काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आपने हमें श्योर है कि आप ये डिफरेंस जल्द ओवरकम कर लेंगी और बिल्कुल हम इस बात को इंडोर्स नहीं करेंगे कि कोई डिफरेंस होता है। हमें यकीन है हमारी लड़कियां, हम अपनी निदा डार को देख लें, बिस्मा को देख लें, सना मीर को देख लें, हम फातिमा सना को देख लें, मतलब एक फहरिस्त है हमारे पास और इन लड़कियों ने हमारा कितना नाम रोशन किया और कर रही हैं। कोच साहब आप बताइएगा, मोहसिन भाई बताइए कि क्या तैयारी है, कितना इन्होंने नेट किया है, कितनी देर इनका कैंप चला है, क्या उम्मीद रखें हम? ये हमेशा अच्छी रखनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं सितंबर में इनके ओपन ट्रायल से जो है इस प्रोसेस में से गुजरी हैं, जहाँ पे हर रीजन के एक ओपन ट्रायल्स हुए थे, जिसमें हमारे जो से सिलेक्टर्स हैं असद और बतूल फातिमा जो हैं, उन्होंने वहाँ से लड़कियों को पिक किया था। कोई 800-850 लड़की थी रीजन्स में ट्रायल्स देने के लिए, डिफरेंट रीजन्स में। और वहाँ से ये था कि हमारा टूर्नामेंट हुआ था, पीसीबी जो ऑर्गेनाइज करता है अंडर 19 का, जिसमें 75 लड़कियाँ 5 रीजन से खेली थी और तकरीबन उन्होंने 8-8, 9-9 मैच खेले थे डोमेस्टिक में, और उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जो है वहाँ से 75 लड़कियों से 32 लड़कियाँ जो सी सेलेक्ट की गई थी, जो कि यहाँ कराची में कैंप के लिए फॉर 3 वीक्स जो सा उनकी प्रेपरेशन चल रही थी। विद हनीफ हैं और लोकल कोच हमारी जवेरिया राउफ, वो उसको और नेशनल हमारे ट्रेनर जो थे उनको ट्रेन कर रहे थे। उसके बाद इस प्रोसेस से जो है कोई हमारी 15+4 रिजर्व लड़कियां ली गई उस प्रोसेस में से गुजर के 3 वीक्स के कैंप से, जिसमें 3-4 मैचेस जो से थे वो उस प्रोसेस में रखे गए कि वहाँ से लड़कियों को पिक करेंगे, और ये 15+4 रिजर्व लड़कियां निकाली गई। साथ उनकी प्रैक्टिसेस भी जारी थी, मैचेस भी हो रहे थे उस 3 वीक्स कैंप में। उसके बाद जब फिर मुझे नॉमिनेशन दी गई, इसके ये जॉब दिया गया, तो फॉर लास्ट 8-9-10 डेज हमारी प्रिपरेशन में चली है, जिसमें हमने डिफरेंट प्रैक्टिसेस की हैं, टारगेट बॉलिंग्स की हैं, लड़कियों को डेवलप जो सी लॉन्ग रेंज शॉट्स होती हैं उसके ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज में से गुजारा है, और उसके साथ हमने डिफरेंट सिनेरियो मैचेस खेले हैं 1-2, और 2 मैचेस, एक जो लड़कियां आपस में खेली और एक बॉयज के अगेंस्ट खेला है। तो बॉयज के अगेंस्ट हमें खिलाने का मकसद ये होता है कि इनको एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, नंबर 2 इनके फियर फैक्टर्स दूर होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस आता है, मोरल बूस्टिंग होता है, उन प्रेशर में से निकालना पड़ता है, जो कि क्रिकेट के लिए, गेम के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट, सिर्फ क्रिकेट नहीं है,
प्रेशर हैंडलिंग जो सी है, फियर फैक्टर्स जो से होते हैं। आई नो कि इट्स क्रिकेट मैन हो या बॉयज हो। जी जी, अब प्रेशर से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि क्रिकेट का बहैसियत कौम भी हम बहुत प्रेशर लेते हैं, आपको पता है। अभी पिछले मैच की देख लें, हमें अपने साउथ अफ्रीका वाले मामले में बाज़ खिलाड़ी सर्टनली सिर्फ अंडर प्रेशर लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था उनकी प्रेशर की वजह से परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है। तो दीज आर रियली यंग गर्ल्स, मतलब अंडर 19 बच्चियों की हम बात कर रहे हैं, और आपने पूरा प्रोसेस समझाया जिसके बाद ये यहाँ तक पहुँची हैं। मोहसिन साहब, ये जितना आपने 8-10 दिन कहा कि किस किस तरह से इनके टैलेंट को निखारने की कोशिश की गई है, इतना वक्त काफ़ी होता है कि ये चीज़ें पिक कर लें और आगे इतना बड़ा टूर्नामेंट ज़ाहिर है उसमें फिर इस्तेमाल भी करें? अब्दुल्ला, थोड़ा सा मैं आऊँगा, क्योंकि हमारी जो सी लड़कियां मोस्टली होती हैं, यू नो, एक तो अच्छी इनमें बात यह है कि ऑल ऑफ देम आर, you know, पढ़ाई कर रही हैं साथ साथ, which is very good, not like boys, but they go to school and colleges and they go to universities, which is very good for them. और साथ साथ उनका शौक है जो वो डेवलप करना चाहती हैं और खेलना चाहती हैं। आईसीसी ने जो है ये अंडर 19 इंट्रोड्यूस करवाई है 2003 में वर्ल्ड कप में, जो कि पहला वर्ल्ड कप 2023 में हुआ, ये सेकंड टाइम जो है जन में होगा। और उस जनवरी से पहले जो सा ये एसीसी वालों ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल वालों ने ये टूर्नामेंट करवाया है इस प्रोसेस में। तो फॉर लास्ट 4 और 5 इयर्स जो अंडर 19 क्रिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस आईसीसी की तरफ से भी हुई है और हमारी डोमेस्टिक में भी आई है। अब ये है कि 1-2 साल का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक कोशिश अच्छी जारी हो गई है, जिसमें डेवलपमेंट का थोड़ा सा और हमें आगे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां जो हैं, आपको पता है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो सी हैं, वो घरों से, जैसे कि आपने बताया कि घरों से उनका निकलना थोड़ा सा कई दफ़ा मुश्किल होता है, उनके वालिदैन को कन्विंस करना पड़ता है और उसको हार्डशिप्स में से गुजर के ये गेम खेलनी पड़ती है। क्योंकि इनको आना जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके टाइमिंग्स के लिहाज से, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा। मतलब ये शायद किसी और इंसान को लग रहा हो कि कितनी मायूब बात है, लेकिन लिटरली एट टाइम्स इसलिए करियर छोड़ दिया जाता है कि पिक एंड ड्रॉप नहीं हो सकता। मैं आई एम टेलिंग यू, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं कि पिक करने वाला कोई नहीं है, ड्रॉप करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम जाओ ये काम ही ना करो। खैर, हम ज़ुल्फ़िशा आपके पास आएंगे। आप सब बच्चियां, आप सब लड़कियां, आपकी कॉलीग्स यहाँ तक पहुँची हैं, कोई कंपेटिटर्स को भी स्टडी करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में कि हाँ जी, जब पहला मुकाबला इंडिया से होगा तो वहाँ पर ये लड़की है, उसका कोई अगर यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है, इसे देख लें, ये वीक शॉट खेलती है, इसको यहाँ टारगेट करेंगे, ये भी साथ साथ चलता है क्या? जी, हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें सब डिस्कशन वगैरह चलती हैं साथ साथ। अच्छा, ये सब कुछ होता है। और ये बताइएगा कि आप जी ऐड कर दीजिएगा मोहसिन साहब। थोड़ा सा तो ये बताता हूँ कि हमारी फॉर लास्ट 8 डेज में सिर्फ प्रैक्टिसेस नहीं हुए, सिनेरियो मैचेस नहीं खेले गए, बल्कि इसके अलावा जो है हमारे पास एनालिस्ट होते हैं हमारे पास। हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि जो लड़कियां हमारे अगेंस्ट इंडिया, नेपाल वगैरह या दूसरी मलेशिया वगैरह जो एशियन रीजन्स में आती हैं, उनका मैक्सिमम डाटा हम कलेक्ट करें। हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर आती है इन चीज़ों को, क्योंकि ये इनके लाइव मैचेस नहीं आ रहे होते, लेकिन कोशिश ये होती है जब टीम्स वगैरह अनाउंस होती हैं तो उनके डाटाज वगैरह हम कलेक्ट करके लड़कियों को अवेयरनेस दी जाए कि ओपोनेंट की जो सी वीकनेसेस और जो उनके स्ट्रेंथ है उनके ऊपर किस तरह हम, ये बड़ा काम आती हैं चीज़ें, जाहिर है। ज़ुल्फ़िशा, आपको मैं फिर एंगेज करने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए कि आप व्हेन यू नो गॉट इनटू प्लेइंग क्रिकेट, जब आपने शुरू किया और आपने 2 साल ही हुए जर्नी शुरू किया है, आपका आइडियल या आपकी आइडियल कौन है इन दिस गेम पर्टिकुलरली? मेरी आइडियल काफ़ी है। पद्मा सना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो है हेली मैथ्यूज है। हेली मैथ्यूज को मैं फॉलो करना पसंद करती हूँ। आप फॉलो करना पसंद करती हैं, चलिए ज़बरदस्त। एंड आप कॉलेजेस, स्कूल्स में आपको लगता है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे ज़ुल्फ़िशा, कि आप पहले से ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं या इंटरेस्ट ज़्यादा है, या अब ज़्यादा लड़कियां कॉन्फिडेंट हैं और घर वालों की भी सपोर्ट है और ज़्यादा आ रही हैं इस तरफ? पहले भी शौक़ होता होगा लड़कियों को, लेकिन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आप आपस में लड़कियों में कंपटीशन कितना है? क्योंकि ज़्यादा होंगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और बेहतर टैलेंट भी सामने आएगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना नहीं था, बट अभी जो मेरे क्रिकेट खेले हुए 2 साल हो रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लड़कियों में टैलेंट भी है, और अब जो है काफ़ी अच्छी क्रिकेट जा रही है, हम लोगों को स्पोर्ट्स बहुत अच्छी मिल रही है, पीसीबी हमें सपोर्ट कर रहा है, और उसके अलावा टैलेंट भी निकल के आ रहा है और उसको भी देखा जा रहा है। और आप इसे प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू भी करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं लड़कियों को? बिल्कुल ऐसा ही है, जरूर। आप कंटिन्यू करेंगी? जी जी जी। चलिए, गुड लक फॉर दैट एज वेल। मोहसिन साहब, लास्टली बस आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ओवर द इयर्स सूरत हाल बेहतर होती हुई देखी है? मतलब जो लड़कियां इनिशियली पहुंच गई वो तो पहुंच गई, वो आज हमारी स्टार्स भी हैं, लेकिन अभी अंडर 19 की हम बात कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा लड़कियां आती हैं, वो जो टैलेंट पूल है वो वसी हुआ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वसी हुआ है। आप ये कह लें कि जब मैं फॉर लास्ट 3 इयर्स मैं इन लड़कियों के साथ हूँ, पाकिस्तान पीसीबी विमेन विंग के साथ, और अपनी रीजन में भी काम कर रहा होता हूँ, तो लड़कियों की जो सी ग्रुप ऑफ एज ग्रुप जो सी अंडर 19 में, वो काफ़ी उसमें लड़कियों को शौक पैदा हो गया है, और ओपन ट्रायल्स में काफ़ी पार्टिसिपेशन होती है। और बस ये है कि हमें ये है कि 2 साल का 3 साल का, क्योंकि अंडर 19 को प्रिपेयर करने के लिए अंडर 15 लड़कियां होनी ज़रूरी होती हैं, ताकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जब आता है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है अंडर 19 खेलने के लिए। तो एटलीस्ट 3 to 4 years का एक स्पैन होता है टाइम का, जिसमें लड़की को प्रिपरेशन के लिए दरकार होती है, उसके फिटनेस लेवल, उसकी टेक्निकल साइड जो सी होती हैं, अगर वो ज्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियां जो सी है वो घरों से निकल के जब ट्रायल्स के आती है तो उनका फिटनेस का लेवल इतना अच्छा होता नहीं, बल्कि आप ये कह लें कि क्रिकेट का शौक होता है, बैट को अच्छी थोड़ी सी उनमें टैलेंट होता है, लेकिन स्किल को डेवलप करने के लिए उनकी टेक्निकल साइड जो सी है वो फिटनेस के लिहाज से जो बहुत कमजोर होती है, जिसमें एक टाइम स्पैन जो सा होता है वो 3 to 4 years जो सा होता है वो बहुत जरूरी होता है, एक अच्छी सर्व करना पड़ता है। तो आप लोग इस प्रोसेस में घर वालों से भी मीटिंग करते हैं? मोहसिन साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आप कोच हैं, भाई इनकी बच्चियों की डाइट पे तवज्जो दें, और बच्चियों को भी कहते हैं कि आपने अपना फिटनेस का जो जर्नी है किस तरह से, ठीक है आप अच्छी क्रिकेट खेल लेती हैं भाइयों के साथ, गली मोहल्ले में दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन दिस इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। जी जी बिल्कुल। फॉर लास्ट 3-4 years जब से ये आईसीसी का अंडर 19 टूर्नामेंट, जब हम कोचेस जब हम कैंप्स वगैरह में आते हैं या अपने रीजन्स वगैरह में जो काम करते हैं, वहाँ पे इनको पूरी अवेयरनेस दी जाती है कि इन्होंने खाने पीने का इनको एक शेड्यूल दिया जाता है, और थ्रू आउट द ईयर जो है इनका शेड्यूल क्या होना चाहिए जब इंडिविजुअली तौर पे अपना वर्कआउट करती हैं, क्योंकि हमें ज्यादा सपोर्ट जो सी है वो पीसीबी से जो है और गेन करनी है, ताकि इनका प्रोसेस जो सा है एज फार एज इनका खाना पीना, इनकी रूटीन जो सी है, हर तरह से आपको ख्याल रखना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल क्रिकेट। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन कमाल साहब, कोच हैं अंडर 19 वुमेन टीम के। ज़ूफ़िशा अयाज, गुड लक ज़ूफ़िशा टू यू एंड योर टीममेट्स एज वेल। बहुत अच्छा लगा टू हैव यू ऑन द शो, एंड इंशाल्लाह जब आप जीत जाएंगे ना पहला मैच और उसके बाद वाले मैचेस भी, तो हम यहाँ अनाउंस भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे और आपको दोबारा ज़हमत भी देंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। अच्छी खबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक, और अभी कारोबारी दिन का आगाज़ हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा हो गया है, मतलब आधा घंटा होने वाला है, और 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 1,12,000 क्रॉस कर चुकी है 100 इंडेक्स। और चलिए, गुड न्यूज़, ऑल दोज़ हु आर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, दे आर रियली हैप्पी। हम गुज़श्ता कई हफ्तों से ये ट्रेंड देख रहे हैं, मुस्बती नज़र आ रहा है, और सर्टनली एक रिफ्लेक्शन तो है हमारी मईशत की स्टॉक मार्केट, यू नो, आउट ऑफ मैनी फैक्टर्स इट इज़ वन ऑफ दोज रिफ्लेक्शंस जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसको मुस्बत हम आशारिया गर्दान सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला आज भी जारी है। मंगल को मामूली ज़रा मंदी देखी गई थी, मगर बुध को मार्केट में दोबारा मुस्बत रुझान सामने आया है। स्टॉक मार्केट में कल एक और रिकॉर्ड बना है, 100 इंडेक्स पहली बार 1,10,000 से ऊपर बंद हुआ, और एज वी स्पीक अभी 1,12,000 से ऊपर चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। एक मौके पर 1913 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,11,500 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा, और तो क्रॉस हो गई है नई बुलंद तरीन सतह। और इसी पे हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं
सना तौफीक मौशी तज्जिया का। बहुत शुक्रिया सना साहिबा, आपने वक्त दिया। सना साहिबा, ज़ाहिर है कि बड़ी मुस्बत ख़बर है, हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। दोबारा से हम आपसे वो फैक्टर्स जान लें जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी, सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, देयर वाज अ टाइम के हम बात कर रहे थे डिफॉल्ट की 2023 में, तो उसके बाद से फ्रॉम डिफॉल्ट टू अभी जो इकोनॉमिक रिकवरी हम देख रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हम ये कहेंगे जो IMF का हमने प्रोग्राम एक सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, SBA का $3 बिलियन का, और उसके बाद फिर कुछ रिफॉर्म्स लेके, कुछ मेजर्स लेके, कुछ प्री रिक्विजिट्स पूरे करके हमने एक 3 साल का प्रोग्राम जो है 37 मंथ्स का प्रोग्राम EFA फैसिलिटी वो गेन की थी। सो IMF प्रोग्राम के होते हुए उसके साथ जो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन देख रहे होते हैं, इन्फ्लेशन कहाँ 2 साल 20+ % पे रही एवरेज, 29% हमने देखा, और उसके बाद 23% पे भी देखी। इस साल हम उसे सिंगल डिजिट में आते हुए देख रहे हैं, तकरीबन 7.5% एक्सपेक्टेड है। सो इन्फ्लेशन की जो है रफ्तार में कमी आना, और उसकी वजह से स्टेट बैंक का स्टांस जो है फ्रॉम टाइट पॉलिसी टू लूज पॉलिसी, हमने देखा कि जून के बाद से जो है स्टेट बैंक ने लगातार रेट कट किए हैं, और अभी मंडे को भी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है, उसमें भी कंसेंसस यही है कि इसमें मजीद रेट कट की गुंजाइश है। सो पॉलिसी का शिफ्ट होना लूज पॉलिसी पे, तो उसके अलावा दीगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिसमें करंट अकाउंट के नंबर्स हैं, सरप्लस हमारे पास है पहले 5 महीने का, उसके अलावा फिर रिजर्व्स के लेवल हैं जहां डिफॉल्ट के वक्त हम $4 अरब पे आ गए थे स्टेट बैंक के रिजर्व्स, सो फ्रॉम $4 बिलियन टू राइट नाउ $12 बिलियन। सो ये सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मार्केट की, मार्केट में लिक्विडिटी का फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां 22% इंटरेस्ट रेट थे लास्ट ईयर, और इस बार जो है रेट कट के बाद ऑब्वियसली जो दूसरी दीगर एसेट क्लासेस हैं जिसमें हम बॉन्ड मार्केट को देख रहे होते हैं, उनके रेट्स में कमी आना। सो वहां से हमने देखा है कन्वर्जन्स हुई हैं म्यूचुअल फंड की स्पेशली, जिनकी वजह से लिक्विडिटी जो बॉन्ड मार्केट से म्यूचुअल फंड्स जो है लोगों ने अपने इक्विटी मार्केट में शिफ्ट कर दिए हैं फ्रॉम द अदर एसेट क्लासेस, और सर्टनली उसका इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, एक किसी का मैंने कमेंट पढ़ा या देखा, वो कहते हैं जी स्टॉक मार्केट कितना अहम इंडिकेटर होती है किसी भी मुल्क की मईशत का, ये ज़रूर हमें समझाइएगा, क्योंकि लोग आर्ग्यूमेंट करने वाले करते हैं कि 5 लाख लोग इससे एसोसिएटेड हैं, 6 लाख लोग एसोसिएटेड हैं, लेकिन जाहिर है कि मुल्क के कारोबार भी इसमें लिस्टेड हैं, उस फैक्टर को वो इग्नोर कर देते हैं। ज़रा एक लेमैन के लिए समझाइए कि क्यों है स्टॉक मार्केट मईशत का इंडिकेटर। जी देखिए, हम जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं ना, तो कुछ उसकी क्लासिफिकेशन होती है, कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लैगिंग होते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आने वाले इकोनॉमिक माशी हालात की पहले से ही अक्कासी कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक लीडिंग इंडिकेटर कहलाती है, यानी कहीं ना कहीं पिछले साल से ही लोग देखना शुरू हो गए थे कि मुल्क में ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है बात। हमने ये देखा कि जहां बिजली के नरगे बढ़ाए गए, सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की बात हुई जो हम कहाँ कितने अरसे तक सुन भी नहीं रहे थे। तो ऐसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हमने, तो मार्केट ने उसे पहले से इंकॉर्पोरेट करना शुरू किया। And वही चीज हम देख रहे हैं। Sorry to interrupt, that is all the time we have today, but stock market जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। We're going to see you after this break. अभी हमारे पास ये है आपको बताने के लिए कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं, ये अच्छी खबर है। सो सर्टनली हमने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करें, एंड एट द सेम टाइम कुछ अच्छी खबरों के हम मुंतज़र हैं, और वो खबरें कहाँ से आ सकती हैं? वो खबरें आ सकती हैं चाइना से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आजकल पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन के दौरे पर हैं, और कैंसर के जदीद इलाज, एनर्जी मनसूबे, ई कॉमर्स, सोलर एनर्जी, पंजाब
पंजाब में सनतें लगाने समेत मुख्तलिफ शोबों में डील्स हो रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत से MOU साइन हुए हैं। यकीनन पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब के लिए तो खुशाइंद है, मगर इन सबसे ज़्यादा जो नागुज़ीर सूरत हाल है, जो वक्त की ज़रूरत है, वो पंजाब में स्मोक मिटिगेशन यानी स्मोक के ख़ात्मे का मामला है। और चीन इसमें पाकिस्तान की, पंजाब की मदद के लिए भी तैयार है। मरीम नवाज़ 2 दिन पहले चीन के माहौलियात के वज़ीर से भी मिली हैं, जिसमें बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफाक हुआ है। चीन ने फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। ये सब कुछ कब तक हो पाएगा, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ पाइपलाइन में है? हमें चाइना से ही ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम आज़मा साहिबा, आई डोंट नो व्हाट टाइम इज़ इट आपकी तरफ, लेकिन हम तो आपको सुबह बखैर ही कहेंगे और ये सर्टनली सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तय पाया जा चुका है अब तक, पर्टिकुलरली अगर हम स्मोक मिटिगेशन की बात कर लें। चाइना एक दुनिया की एग्जाम्पल है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारा दोस्त है, तैयार रहता है हमारी मदद के लिए। सो स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट स्मोक मिटिगेशन। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। इट्स लंच टाइम हियर और एक लंच टाइम की ब्रेक थी जिस पे जो है आपकी मेरी मुलाकात हो रही है। बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी अच्छी खबरें हैं मेरे पास। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ये चाइना का विजिट जो है ये प्लान किया तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये यकीनन स्मोक के हवाले से जिससे इस वक्त जो है वो हम सब लड़ रहे हैं, और सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पेशावर, कराची, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो स्मोक के अंडर जो है वो है। और इसके लिए जो स्मोक के ऊपर जब उन्होंने जो है वो प्लान किया, उसके साथ कुछ रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर वो काम करना चाहती थी, जिसपे चाइना की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट रखती हैं। फिर उसके साथ साथ सोलर जो है, जो खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उस सोलर प्रोग्राम को जो है उसमें आगे ले जाने के लिए वहाँ की कंपनीज जो हैं वो हमें, जो दुनिया में इस वक्त रिनोन्ड कंपनीज हैं, उनके साथ बातचीत करनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है पंजाब की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है अब से थोड़ी देर में जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके अंदर दुनिया से जो है बड़ी बड़ी कंपनीज और जी आज़मा साहिबा गालिबन वो रोटेट हो गया, आप चेक कीजिएगा दोबारा। मीनवाइल हम यहाँ पे थे कि आपने कहा पंजाब के लिए एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और पर्टिकुलरली स्मोक मिटिगेशन के सिलसिले में भी काम किया जा रहा है, और क्या हो रहा है ये भी हम एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है इस ज़मीन में। और कैंसर के हस्पताल को लेकर जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो भी अब लाई जाने की तैयारी है। जी आज़मा साहिबा कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सो क्या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होंगे जो आप लोग पिच कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को? बीच में ये थोड़ी बात आपको पता है, ये इट्स ओके, मैं अंडरस्टैंड। क्या अब हमारी आवाज आ रही है? का प्रोग्राम था जो उन्होंने अपना चीफ उन्होंने रोल किया है। जी ज़रा डिस्टॉर्टेड है, वी कैन हियर यू, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। सो हम ऑडियो पे ले लें आपको, इज दैट चलिए वैसे अब आ रही है आवाज, यू कैन कंटिन्यू। या इट्स फाइन, इट्स फाइन अप टू यू। जी आप कंटिन्यू करें, अभी आवाज आ रही है आपकी। स्मोक के हवाले से जो मिटिगेशन प्लान चाइना ने डेवलप किया था, उन्होंने विद इन 5 इयर्स उसको अचीव किया, और यही हमारा रोड मैप है पंजाब के हवाले से। और इसमें अच्छी खबर यह है कि जो मिटिगेशन प्लान हम अपने साथ लेके गए थे पंजाब के हवाले से, उसको फुली इंडोर्स किया है चाइनीज अथॉरिटीज ने, और उन्होंने कहा है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। बहुत बड़े बड़े कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं, जिसमें इंडस्ट्री को बाहर शिफ्ट करना, इंडस्ट्री को जो है वो उसको सेंसिटाइज करना अबाउट ग्रीन पंजाब के हवाले से। और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो यकीनन हमें आकर करनी है, जिसके ऊपर सीएम साहिबा बहुत कमिटेड हैं। दूसरी बात जो मैं इस हवाले से बताना चाहती थी आपको, जिनको की जो एक बहुत बड़ा सोलर का आइडल है, साहिबा ने बहुत प्लांट लगाए
इसको सहमति करें। और आज़मा साहिबा, हम आपको ना ऑडियो ट्राई करते हैं, बिकॉज वहाँ तक तो हमने बात सुन ली है, उसके बाद हमें नहीं आप समझ में आ रही, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन। सो हम तो अपने इंटरनेट के मसाइल को लेकर ज़रा परेशान रहते हैं, ये चाइना में क्या हो रहा है। सो I wonder, but yeah, अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, मुख्तलिफ दौरे चल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के इन चाइना, जिसमें 16 कंपनीज़ और जो उनकी म्यूज़ियम्स वगैरह भी गई हैं। भाई पंजाब में मज़ीद म्यूज़ियम्स बनाने की भी ज़रूरत है, सो इस सिलसिले में भी कुछ आइडियाज़ लिए जा सकते हैं। बहुत गुंजाइश है कि हम म्यूज़ियम बनाएं, मतलब एक पार्टीशन म्यूज़ियम से ही शुरू कर लें कि उसमें हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं और बच्चों को ये बता सकते हैं कि किस तरह कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया है। फिर कल्चरल म्यूज़ियम हो सकते हैं, म्यूज़िक म्यूज़ियम्स हो सकते हैं, हेरिटेज म्यूज़ियम हो सकते हैं, व्हाट नॉट, ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता हो जाए और हम जान लें एग्जैक्टली कि क्या मुआहदे हुए हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्या कोई माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जो लेकर आ रही हैं वज़ीर आला पंजाब फॉर पंजाब के अवाम, क्योंकि इससे पहले हमने लाहौर में पर्टिकुलरली जो देखा ऑरेंज लाइन का मंसूबा था, वो भी चाइना के ताउन से बनाया गया था। सो आज़मा साहिबा, हमारे पास अब वक्त कम है, लेकिन हम चाहेंगे कि अपनी बात आप कंप्लीट करें। आपने कहा हम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पे थे, उसके बाद स्मॉग मिटिगेशन की बात हो गई थी। कैंसर अस्पताल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट है और हमारे पास कमी है कैंसर अस्पतालों की। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अब आ रही है। ओके, मैं बिल्कुल शॉर्टली जो है इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो अब से थोड़ी देर में होने जा रही है। और ये अनप्रेसिडेंटेड होगा कि एक सूबा जो है उसकी एक जो है वो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो जिसमें दुनिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर पे चाइनीज़ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और 3 बहुत बड़े MOUs जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आज हम बैंक ऑफ पंजाब के साथ साइन करने जा रहे हैं, जिसकी तफसीलात थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं मीडिया के साथ शेयर भी करूँगी। और ये वो इन्वेस्टमेंट होगी जो इंशाल्लाह जो CPEC के ज़रिए जो पहले पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून ने एक तोहफा दिया था, जो इसको गेम चेंजर भी हम कहते हैं, लेकिन अब ये पंजाब के अंदर भी जो है ये गेम चेंजर होगा। ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। इससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पंजाब को फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है एक फैक्ट्री को विजिट किया है उन्होंने, और जिसके अंदर कूड़े से किस तरह से बिजली बनाई जा सकती है, किस तरह से जो है वो कूड़े को ठिकाने लगाया जा सकता है, उसको जो है वो देखा है। उस पर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म किया है कि जो हमारा साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको जो है वो जब शुरू हो चुका है तो उसको इस स्टेज के मेरा ख्याल है आज़मा साहिबा हम तक आपकी बात तो पहुंच गई, लेकिन व्हेन यू आर बैक तो फिर हम से ज़रा इस पे बात कर सकेंगे कि क्या क्या अचीव किया गया है इस दौरे में। बट रिन्यूएबल एनर्जी एक सर्टनली बहुत इंपॉर्टेंट एक शोबा हो सकता है जिससे हम इस्तेफादा कर सकते हैं। हमारी चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारा कूड़ा भी बहुत प्रोड्यूस होता है, और हमारा चूँकि बहुत ज़्यादा कूड़ा बनता है इसलिए हम उससे एनर्जी भी उतनी बना सकते हैं। सो अगर इसमें कोई पेशरफ्त हो जाए, कोई एक्चुअली काम शुरू हो जाए तो गेम चेंजर हो सकता है पूरे सूबे के लिए, पूरे मुल्क के लिए। अच्छा जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी स्मोग मिटिगेशन की हमने डिस्कशन की है, जिससे चाइना से भी हेल्प लेने की बात की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब चूँकि वहाँ पे हैं, सो लाहौर इस वक्त भी पहले नंबर पर है AQI की अगर बात कर लें तो। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर इज़ नंबर 1। बाकी क्या फहरिस्त है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये केस ऐसा है, पता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है इसके बारे में रिपोर्ट करना। बरतानवी अदालत ने सारा शरीफ कत्ल का फैसला सुना दिया है और मकतूला सारा के बाप इरफान शरीफ और सौतेली वालदा मीनुश बतूल मुजरिम करार दिए गए हैं। इरफान शरीफ ने अदालत में सारा को हाथी डंडे, क्रिकेट के बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का एतराफ़ किया है। गुज़श्ता बरस 10 अगस्त को 10 साल की ये बच्ची है जिसको क्रिकेट के बैट, धाती डंडे और मोबाइल फ़ोन से मारा जा रहा है।
इसकी और बाप मार रहा है और सौतेली माँ मार रही है। सारा के कत्ल के बाद सारा के वालिद इरफान शरीफ, अहलिया बीनिश बतूल और भाई फैसल मलिक 9 अगस्त को पाकिस्तान आ गए थे। गुज़श्ता बरस सितंबर में इरफान शरीफ और दीगर अफराद पर बरतानिया वापसी पर सारा के कत्ल की फर्द जुर्माई की गई थी और ये मामला इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से हमने बात की और पूछा कि सारा शरीफ कत्ल केस का ट्रायल अभी चंद दिन पहले ही शुरू हुआ था, इतनी जल्दी अदालत फैसले तक कैसे पहुँची, तो उन्हें ये बताया है। जी, सारा शरीफ का जो कत्ल केस का ट्रायल है वो आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। तकरीबन 6 वीक्स ये ट्रायल चला है। उसके बाद 1 वीक से ज़्यादा जो ज्यूरी को जो डेलिब्रेशन करने में लगा है। लेकिन जो ये पूरा केस है, जो मर्डर है, वो पिछले साल अगस्त में हुआ था और अगस्त में जब ये जो कत्ल हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद जो सारा शरीफ वालिदैन अरफान शरीफ, उनकी जो सौतेली माँ थी बिनिश और उनके चाचा मिस्टर मलिक, वो लोग यहाँ से भाग गए थे पाकिस्तान, वो जेहलम गए यहाँ से और फिर जेहलम से वो डिसअपेयर हो गए और फिर उनको पाकिस्तानी हुकाम ने वहाँ से बरतानिया की रिक्वेस्ट पर पकड़ा और उनको पिछले साल अगस्त में उनको वापस भेजा और इस तरह से तकरीबन फिर वो यहाँ पर कस्टडी में रहे इस पूरा अरसा उनको। और अब जो 1.5 महीना पहले उनका यहाँ पर ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के बाद अब तीनों को सज़ाएँ हो गई हैं, लेकिन सज़ाओं की जो नेचर है वो मुख्तलिफ है। इस ट्रायल के दौरान जो यहाँ पर ओल्ड बेली में बहुत ही हॉरिफिक डिटेल्स सामने आई और पूरा तकरीबन 1.5 महीने यहाँ पर प्रेस ने उसको बहुत वाइडली कवर किया और जो हकायक जो सामने आए वो बहुत ही खौफनाक थे कि किस तरह से अरफान शरीफ ने और उनकी जो बीवी थी बिनिश बतूल, उन्होंने किस तरह से जो 10 साल सारा शरीफ को ओवर तकरीबन 2-2.5 साल उसको इस हद तक उसको मारा कि उसके जिस्म में 25 जो वो टूटी हुई हड्डियाँ थी और 75 से ज़ायद मुख्तलिफ ज़ख्मों के निशानात थे जो ज़ाहिर कर रहे थे कि उसको जो क्रिकेट बैट से मारते थे, जो पोल होता है पोल के साथ मारते थे, मुक्के मारते थे, उसको उसकी हड्डियाँ तोड़ते थे। और ये पूरी जो अब्यूज़ की कैंपेन थी जो चलती रही उस छोटी बच्ची के ऊपर और बिलाखिर वो उसकी वफ़ात हो गई। वो सारा जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट हुआ और उस अब जो ज्यूरी ने ये फैसला किया है कि वो इन जो तीनों जो वो उसमें गिल्टी हैं, लेकिन उसमें जो मर्डर का जो चार्ज है कि प्लानिंग के साथ और अब्यूज़ के ज़रिए मर्डर जो किया है वो सिर्फ बिनिश बतूल और उनके हस्बैंड अरफान शरीफ के ऊपर है। दे देते किसी को, इतनी नफरत थी बच्ची से, किसी मतलब वहाँ तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, चाइल्ड केयर है, सोशल वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सब इदारे होते हैं, आप दे दें। आप नहीं रखना चाहते ना बच्ची को घर में, मतलब मार मार के जान से मार दिया। अब मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि इस केस में इरफान और बीनिश को तो मुजरिम करार दिया गया है, लेकिन और रिश्तेदार भी थे जो तफ्तीश में हर चीज़ से इनकारी हैं और इस जुल्म को छुपाते रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं होगा? जी, ज्यूरी ने जो फैसला ये दिया है कि जो इरफान शरीफ और उनकी बीवी जो सेकंड वाइफ है बिनिश बतूल, वो गिल्टी ऑफ मर्डर हैं कि उन्होंने सारा शरीफ को कत्ल किया है। लेकिन उनके जो चाचा है मिस्टर मलिक, जो पाकिस्तान से जो इस मर्डर से कुछ अर्सा पहले ही आए थे और स्टूडेंट भी वहाँ पर थे और साथ में काम भी के ऊपर जो ज्यूरी ने ये कहा है कि वो उन्होंने मर्डर तो नहीं किया, लेकिन वो जो मर्डर हुआ उसको असिस्ट किया। और ये कि जो मर्डर का पूरा जो कैंपेन चली सारा शरीफ के कत्ल के हवाले से, उसको जो मारने के लिए उनके सामने ये सारा कुछ हुआ और वो उस मर्डर को अगर चाहते तो वो इस हवाले से बचा सकते थे कि वो उस अब्यूज़ को रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन ख़ास तौर पे जो मिस्टर मलिक हैं अरफान शरीफ के छोटे भाई, वो फंसते उस वक़्त हैं कि जब मर्डर होने के बाद उन्होंने फैमिली को असिस्ट किया और वो यहाँ से जब पाकिस्तान भागे तीनों अफराद, तो वो उस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो वाला है। जो एक्चुअल जो मर्डर है, जो मर्डर की पूरी कैंपेन चलाई है, वो जो इरफान शरीफ ने अपनी ही बेटी के ऊपर चलाई और इसमें उनको असिस्ट किया उनकी जो सेकंड वाइफ हैं जो बिनिश बतूल, उन्होंने। और ज्यूरी ने ये भी ज्यूरी के सामने साबित हुआ
कि बेनिश बतूल अक्सर जो ऐसी बातें फ़ोन के ऊपर इरफान शरीफ को बताती थी कि सारा शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया, और ये कहती थी कि वो उसको जिन पड़ चुके हैं और ये कि वो ख़ुद घर आके जिनों को काबू करे, और इस तरह से इरफान शरीफ को बेट किया जाता था और वो अपनी जो काम है वो छोड़ के आते थे घर, और फिर आकर दोनों उसको मिलकर मारते थे। मतलब हमें लगता था अफसानों कहानियों में रह गई हैं सौतेली माँ के मजालिम वाली कहानियाँ, बाप के जुल्म वाली, लेकिन ये हो रहा है। ये यहीं पसमानदा इलाके की नहीं, ये यूके की कहानी सुना रहे हैं। वैसे यूके आप चले जाएं तो जो हाल है माशाल्लाह से, वो पसमानदा इलाके भी उससे बेहतर ही होंगे जो हमारे यहाँ के लोगों ने माहौल बनाया हुआ यूके में भी। अब बताइएगा, मुर्तज़ा के मुजरिम तो इन्हें करार दे दिया गया है, कोई फोरम है इनके पास अपील का? सज़ा कब तक इनको सुनाए जाने का इम्कान है? जी, अभी तक ये फैसला आया जूरी की तरफ से कि ये तीनों अफराद गिल्टी हैं। अब अगले ट्यूसडे को जो कोर्ट है वो उनको बाकायदा तौर पर सजाएं सुनाएगी और ये तय होना है कि किसको कितनी लंबी सज़ा मिलनी है। जो अभी तक जो जूरी ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक जो इरफान शरीफ और बेनिश बतूल हैं उनको तो बहुत लंबी सज़ाएं मिलनी है, चूँकि दोनों गिल्टी ऑफ मर्डर करार दिए जा चुके हैं। जबकि जो इरफान शरीफ के छोटे भाई हैं, लगता ये है कि चूँकि उनको सिर्फ असिस्टेंस टू मर्डर है, लिहाजा उनकी जो सज़ा होगी वो उन दोनों से काफ़ी कम होगी, इसलिए कि उनके ऊपर एक्चुअल मर्डर का चार्ज नहीं है, मर्डर साबित नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ ये कि उन्होंने मर्डर करने वालों की हेल्प की है। प्रोसिक्यूशन की कोशिश यही होती है कि 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर यहाँ पर जो इस हवाले से फैसला आ जाए। और इस केस में भी हम देख सकते हैं कि चूँकि मर्डर के बाद ये लोग पाकिस्तान भाग गए थे, उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए और जो उसमें मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन जो उसके बाद उनको वहाँ पर पाकिस्तान से वापस लाने के बाद जो प्रोसिक्यूशन ने इस बात को यकीनी बनाया है कि वो एज सुन एज पॉसिबल इस केस का वो फैसला सामने आए। पाकिस्तान से आने के बाद उन्होंने एविडेंस को उन्होंने पहले डिनाई किया कि मैंने कत्ल नहीं किया, उन्होंने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया और फिर जो कुछ ही ट्रायल में उन्होंने फिर अपनी पूरी स्टेटमेंट बदली और फिर कहा कि जी कि किसी ने और कुछ नहीं किया, सारा कुछ मैंने किया। तो ये जाहिर करता था कि वो मेंटली भी वो बहुत डिसऑर्डरली था। लेकिन फिर प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि ये इरफान शरीफ की एक चाल है कि वो जो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेकर अपने भाई और अपनी बीवी को बचाना चाहते हैं, लिहाजा प्रोसिक्यूशन ने फिर जूरी को ये कहा कि ये सारे लोग जिम्मेदार हैं और जूरी जब फैसला दे तो वो इस बात को मद्देनज़र रखे, इस बात को सामने रखे कि इस जुर्म में ये तीनों अफराद शामिल हैं। थैंक यू मुर्तज़ा फॉर टेलिंग अस दीज डिटेल्स। बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कुछ देर में। वेलकम बैक। चैम्पियंस ट्रॉफी से शुरू करते हैं। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के मामले पर कभी बात बनती नज़र आती है, कभी फिर मामला उलझ जाता है। ये जो भारतीय मीडिया है ना, ये बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है सारी सूरत हाल में। ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसे ऐसे तबसरे आ रहे हैं, मतलब ऐसे भी मज़े का खेज़ बयानात हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम तो किसी से भी खेल लेंगे। और मतलब अपने ब्रॉडकास्टर्स और प्रमोटर्स से पूछे जाके कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से उन्हें फ़र्क पड़ता है या उनके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी वैसा ही है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच। मतलब दिस इज़ फ़नी टू बी ऑनेस्ट, मज़े का खेज़ है ये। अब आला ओहदेदारान पीसीबी के दुबई में मौजूद हैं, तवक्को है कि इसी हफ्ते फैसला हो जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया नया दावा कर रहा है और भारत पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले पर इस हद तक राज़ी तो हो गया है, मगर एक पॉइंट पर बात अटक गई है भारतीय मीडिया के मुताबिक कि भारत का इसरार है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान अपने ग्रुप मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, लेकिन अगर फाइनल या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भारत आना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर भारत को भी ये गारंटी देनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचने की सूरत में वो भी पाकिस्तान आकर खेलेगा। बहरहाल ज़राए पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया की खबरें तबसरे के काबिल नहीं हैं। फैसला अब आईसीसी और बीसीसीआई ने करना है। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। अगले 3 बरस भारत जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा, आईसीसी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। अब इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ हैं सोहेल इमरान। सोहेल भाई, क्या खबरें हैं? मतलब फैज़ान लाखानी हमारे डिप्टी एडिटर स्पोर्ट्स वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम भी अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश करते हैं, बस हमें भी ये कहकर टाल दिया जाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ दिन तो और इंतज़ार कीजिए, हम इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकते कि हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ख़बर है तो प्लीज़ बताइए।
जी अब्दुल्ला, जो एक आया हुआ था तातल आया हुआ था, उसमें अभी तक कोई बर्फ पिघल नहीं सकी है और उसका बिल्कुल उसी तरह है जो कि इंडिया की हटदर्मी है। पाकिस्तान के मौकफ में तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है और ना ही तब्दीली आएगी। जो हमें बताया भी गया है कि हम भी 3 साल तक वहां जाकर नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर भी कायम है। और जो फ्यूजन है मॉडल है उसके ऊपर जो है अमल दरामद किया जाएगा। इस तमाम तर उसी तरह मनोन जो है जिस तरह इंडिया के साथ कर रहा है हमारे साथ, इसी तरह पाकिस्तान उसी के ऊपर अमल करेगा। लेकिन उसके ऊपर आकर थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हुए हैं और इसी सूरत हाल में जय शाह साहब जो हैं वो अपनी मस्ती में हैं इन दिनों और वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हुए हैं। इतना बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त दुबई में जरूर मौजूद हैं और एग्जीक्यूटिव की सतह के ऊपर इस मामले को आईसीसी के साथ मिलकर हल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं और अपनी बात, अपने मौकफ को तस्लीम कराने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो इंडिया मीडिया है वो हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त अपना महाज जो है वो पहले की तरह खड़ा किया हुआ है और अब तरह तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कभी डराया धमकाया जा रहा है कि जी लीगैलिटीज का होगा, सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो विथड्रॉ करता है, अगर अपनी हटदर्मी में वो भी लफ्ज बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपने मौके पे कायम रहता है तो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि अब इतनी वैल्यू नहीं रही है। बंदा इनसे पूछे कि अगर इतनी वैल्यू नहीं रही है तो आप अपने ब्रॉडकास्टर से तो एक दफा पूछ लें जो सबसे ज्यादा इस वक्त स्टेक होल्डर है। आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर इतना कुछ उनके तोते उड़े हुए हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है कि क्या होगा। और certainly जी सुहेल भाई, एक और जो शोशा कल छोड़ा गया था वो ये था कि जी अब जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो वनडे की बजाय T20 फॉर्मेट के ऊपर खेली जाए ताकि जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको वक्त बड़ा कम रहेगा तो उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचने में आसानी होगी क्योंकि वनडे तो पहले ही बिकता नहीं है और T20 ज्यादा जल्दी से बिक जाता है और ज्यादा कमाई भी हो जाती है। जितनी कंट्रोवर्सी अब इसके गिर्द जो है वो बन गई है, मेरा ख्याल है ये तो बिक ही जाएगा जब भी मार्केट में आएगा, मगर आ जाए फैसला तो तब होगा। फैजान, आप हमें बताइएगा, मतलब हम भारतीय मीडिया के किरदार की बात कर रहे हैं, अगर इतना ही इररेलेवेंट समझते हैं पाकिस्तान को वो क्रिकेट के मामले में तो उनके न्यूज़ चैनल आप देख लें, उनके अखबारात देख लें, उनके टॉक शोज देख लें, दे आर कंज्यूम्ड विद न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान और अबाउट पाकिस्तान। मतलब हम कितने ही हम बरसों से ये शो कर रहे हैं और हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कितनी हमने खबरें दी होंगी भारत से मुताल्लिक, मगर भारतीय न्यूज़ चैनल से लेकर टॉक शोज से लेकर उनके स्पोर्ट्स शोज, इट इज़ ऑलवेज अबाउट पाकिस्तान एंड जस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल अब्दुल्ला, रोज एक खबर आ रही है और रोज नया सोचा छोड़ रहे हैं। अभी सुहेल भाई ने एक इशारा किया, एक हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल और पाकिस्तान की मीडिया में हमेशा उनको कदर की निगाह से देखा गया और जी टाकरे में भी अक्सर होते हैं ओपिनियन देने के लिए। विक्रांत गुप्ता साहब ने रात एक कमेंट किया था, जो वीडियो इनफैक्ट कल रात हमारी नजरों से गुजरी, जिसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि दूध में सर मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। देखिए, विक्रांत से हमारे बड़े अच्छा ताल्लुक रहा है, 20 साल से हम साथ क्रिकेट कवर कर रहे हैं जब पाकिस्तान भारत के मैचेस कवर हुए हैं। लेकिन अगर आप बतौर सहाफी ये देखें और बतौर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बात करें ना, यहाँ पे आप भूल जाए कि वो इंडियन है या हम पाकिस्तानी। अगर इस पूरे मामले में एथिकली और रिवायती और उसूलों की बुनियाद पर अगर किसी को दूध से मक्खी की तरह निकालना है तो वो है जिसने जो ना रहा है एक कंट्री में आने से, उसका निकाला जाना बनता है। उसका निकाला जाना नहीं बनता कि जो कह रहा है कि भाई हमें फेयरली ट्रीट किया करो। इंडियन मीडिया का किरदार यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव रहा है और जो बीसीसीआई प्रॉब्ली खुल के पाकिस्तान को पैगाम नहीं देना चाह रहा, वो अपने मीडिया के थ्रू वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे रहा है कि आपके साथ हम ये कर देंगे, आपके साथ। ऑफ कोर्स क्योंकि जब ऑफिशियल पोजीशन में आएंगे तो वो इस तरह की बात नहीं कहेंगे, तो वो वही सारी बातें अपने मीडिया के थ्रू कहलवा रहा है। काफी अरसे बाद यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा अच्छा इस पे पूरा पॉजिटिव रोल प्ले किया और एक ना सिर्फ पाकिस्तान की पोजीशन की बात की है बल्कि क्लियरली जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग हो रही है वो हो रही है। यहाँ पे कोई इसमें मट्स वाली कोई बात नहीं आई, हवा में चोचे छोड़े जा रहे हैं, हवा में तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन और कोई चौधराहट तो है नहीं। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि भाई आप 100 बिस्मिल्लाह, आप 100 दफा आइए। ये जो आपने बात की ना चौधराहट की, जो बात की आपने, इंडिया का यही एरोगेंस है। किस बात का एरोगेंस है कि ब्रॉडकास्टर के पैसे, अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट्स को, तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद पे ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ।
वो कहेंगे मैं चांद को ओलंपिक करा रहा हूँ, और आई मीन तो क्या कल आप ये कहने लग जाएंगे? या तो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लेना कि एथिक्स, वैल्यू, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सब चीजें अब नॉन एग्जिस्टेंट हैं और अब सिर्फ पैसे पे ही बात होगी। मतलब हम जेंटलमैन्स गेम से तो बहुत पहले ही आगे निकल गए थे, वो तो अब माजी की बात हो गई। स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल है कि फील्ड पे हर कंपटीटर बराबर होता है, सिर्फ मुकाबला उसके स्किल्स का है। एब्सोल्युटली। हम फैजान यहाँ पे 2030 के वर्ल्ड कप फीफा की बात कर रहे थे, 34 की बात कर रहे थे, मतलब अभी हमारे यहाँ ये चंद हफ्ते की दूरी पर है और उसी का कुछ अता पता नहीं है। और कितना लटकने की गुंजाइश है इस मामले को, मतलब हम समझें कि कल मेरी भी इजराइल से बात हुई, मुझे बताया गया कि जी वीकेंड तक शायद कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए मुझे भी यही उम्मीद थी कि वीकेंड तक कुछ क्लियर हो जाए। काफी उम्मीदें थी कि एक कुछ आईसीसी में कल ये डिस्कशन हुई, कुछ दिन पहले तक आईसीसी में डिस्कशन थी कि बुध को शायद इस हवाले से प्रेस रिलीज ऑनलाइन कुछ इशू कर दिया जाए, बट कल भी कुछ नहीं हुआ। अगर इस वीकेंड तक नहीं हुआ तो और बहुत मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। अब तो 70 दिन से कम वक्त रह गया। आप देखें अब इसमें बहुत सारे फैंस को, अब चले आप दीगर फैंस को छोड़ दे, वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करते, पाकिस्तान के अपने फैंस को टिकट्स बुक करना होंगी। जो ट्रैवल करते हैं फैंस, वो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, वो कोलंबो में अपनी बुकिंग करे, वो दुबई में अपनी बुकिंग करे, वो लाहौर में अपनी बुकिंग करे, कहाँ बुक करे भाई? पाकिस्तान का मैच देखना, जितना जितना टाइम कम होता रहेगा होटल्स के रेट बढ़ते रहेंगे, फ्लाइट के रेट बढ़ते रहेंगे। अपनी टूर्स जिन फैंस को करनी है, जर्नलिस्ट को ट्रैवल करना है, ब्रॉडकास्ट के क्रू को ट्रैवल करना है, इतना हैसल हो जाएगा और इतना बुरी तरीके से सोहेल भाई भी पिछले 20-25 सालों से ज्यादा, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। कोई आईसीसी का ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें इतना बुरी तरीके से चीजों को मिस हैंडल किया गया, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब अगर सॉर्ट आउट नहीं किया इस वीकेंड तक, तो आई थिंक फिर टूर्नामेंट का जो वो चार्म है वो ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा सोहेल भाई, एक और मामला जो हमने आपसे डिस्कस करना है, एक और कोच की छुट्टी हो गई है, मतलब उसके लिए कौन उम्मीदवार होगा? आकिब भाई ही जिम्मेदारियां संभालेंगे या कोई और आएगा? क्या कहानी है वो? अब्दुल्ला आखिर तो जो हैं वो अभी सिर्फ वाइट बॉल ही देख रहे हैं और लग ऐसी रहा है कि जी हम तो वो लग ऐसे रहा है कि जल्द ही वो तीनों फॉर्मेट के कोच होंगे और वो फिर अपने साथ अपनी टीम लाएंगे। और ये जो जिक्र कर रहे हैं आप टिम नेल्सन का, ये हाई परफॉर्मेंस कोच हैं रेड बॉल के, और अगस्त में बांग्लादेश टूर से पहले जो बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आई थी उसकी टेस्ट सीरीज से पहले उनकी खिदमत हासिल की गई थी और साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ ये काम करते रहे हैं। और जेसन गिल्स्पी का भी ताल्लुक उसी काउंटी के साथ, उसी रियासत के साथ रहा है, उसी टीम के साथ, तो वो अपने साथ लाए थे। अब जेसन गिल्स्पी के जो मामलात हैं वो कोई अच्छे नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनकी सिर्फ और सिर्फ जो तकर्री है उसका जो अनाउंसमेंट ऑफिशियली किया गया था वो यही किया गया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तक वो कोच हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज ने आना जनवरी में, उसका कोई तस्करा नहीं किया गया था। तो ऐसे में जो उनके साथी जो थे, उनके जो वो खुद लाए हुए थे, उनको छुट्टी कराई गई है। वो इंतजार में थे कि जी कब उन्हें बुलाया जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पूरा प्लान तैयार किया हुआ था उन्होंने, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का, लेकिन अब उन्हें बताया गया, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया कि जी आपकी खिदमात की जरूरत नहीं है। इस तरह अब वो साउथ अफ्रीका तो नहीं जाएंगे। हमने भी अपने इस राय से तस्दीक की है, कुछ मामला ऐसा ही है। और अब टिम नेल्सन जो हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल के कोच थे वो टीम के हमरा नहीं होंगे और मुस्तकबिल करीब में आकिब जावेद ही होंगे जो तीनों फॉर्मेट के होंगे, लेकिन उसका प्रोसेस फिर तो इसका बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हो जाएंगी। आई एम श्योर शायद वो संभाल ही सकें। फैजान, आकिब भाई ही, आकिब जावेद ही सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पे डालने का इरादा है क्या? देखिए प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी तक तो यही सूरत हाल रहेगी, उसके बाद शायद कुछ चीजें चेंज करे। जो आखिरी इत्तला थी, सोहेल भाई पीसीबी हेडक्वार्टर्स के ज्यादा करीब से रिपोर्ट करते तो उनको ज्यादा अंदाजा होगा, बट चैंपियंस ट्रॉफी तक का ये अरेंजमेंट था और उसके बाद फिर आकिब जावेद साहब ने डायरेक्टर एकेडमी लगना था। फिर उसके बाद क्योंकि पीसीबी में भी कुछ इंतजामी चीजों में शफलिंग हो रही थी, तो जब डायरेक्टर एकेडमी का चार्ज आकिब साहब ने संभालना था, तो फिर जो मौजूदा डायरेक्टर एकेडमी है उन्होंने एक और डिपार्टमेंट का चार्ज संभालना था। अगर इस अरेंजमेंट में पॉसिबल है, जो मुस्तकबिल के अरेंजमेंट में अगर कोई तब्दीली नहीं हुई है, तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी तक ऐसा सेटअप रखना है। बट इसके बाद आगे देखिए, अभी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो आकिब जावेद को तो इंटरिम तौर पर बनाया गया है। लॉन्ग टर्म कोच रखने के लिए इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहरहाल बाज़ाब्ता एक इश्तिहार तो
देना ही होगा। जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करनी ही होगी, उसके बगैर लॉन्ग टर्म परमानेंट एक तवील मयाद कॉन्ट्रैक्ट अगर करने गए तो वो फिर बड़े कवानीन के मुताबिक फंस जाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म करने से पहले उनको एक इश्तिहार तो देना होगा। अभी फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि इंटरिम मैनेजमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी तक। ठीक है, थैंक यू जी, शुक्रिया आपका सोहेल इमरान, शुक्रिया आपका फैज़ान, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस दीज अपडेट्स। लेकिन टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नो अपडेट इन चैंपियंस ट्रॉफी स्टेटस। सो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ इंतज़ार करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मोगलपुरा लाहौर में घरेलू तशद्दुद और ससुरालियों के जुल्म सितम से एक और औरत की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जुनैद ने अपनी बीवी अनीका को लोहे के पाइप और बेल्ट से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम जुनैद पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहता था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। मकतूला के वालिद का कहना है कि वो वाक़े से एक रोज़ पहले बेटी के घर पहुँचे तो बेटी की सास ससुर नंद और शौहर सब मिलकर उसे पीट रहे थे। शौहर ने बेटी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। फिर हम कहेंगे कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है, ना आखिरी वाक़या है। जब तक मुजरिमों को सख्त तरीन सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ हुकूमती और माशरती सतह पर इज्तिमाई कोशिशें नहीं की जाती, औरतों की जानें जाती रहेंगी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मकतूला के वालिद जब एक दिन पहले घर पहुँचे और वो देख रहे थे कि मकतूला को डंडों से पीट रहे हैं ससुराल वाले, तो अपनी बच्चे को घर क्यों नहीं लेकर आए या उन्होंने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ही हैं अहमद फराज, हमारे साथी जो इन मामलात को कवर करते हैं। अहमद, मुगलपुरा के इलाके में ये वाक़या सामने आया है और ज़ाहिर है पहला वाक़या तो है नहीं और शायद ना आखिरी हो। क्या अब तक वजूहात सामने आ सकी हैं पोस्टमार्टम में मौत की? पुलिस तक ये मामला कैसे पहुँचा? जी बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये जो वाक़या था ये जो है ये घरेलू झगड़े का है और डोमेस्टिक वायलेंस में ही ये आता है, जिसमें एक जुनैद नामी शख्स ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और ना सिर्फ उसने बल्कि उसके अहले खाना ने भी उसकी मदद की और उसको पकड़कर उस पर पानी के पाइपों से उस पर तशद्दुद करते रहे, बेल्टों से उसे मारते रहे और फिर दुपट्टे के साथ उसका गला भी दबाया। तो ये जो झगड़ा था ये चंद रोज़ कबल पेश आया इन दोनों मियाँ बीवी के दौरान, जिसमें जो जवान लड़की थी, 2 बच्चियों की माँ थी, वो अनीका, इस अफसोसनाक वाक़े में उसकी हलाकत हुई, उसको कत्ल किया गया। और फिर उसके जो अहले खाना थे वो उस पर इतना तशद्दुद करते थे कि महल्लेदारों ने इस लड़की के वर्सा को फ़ोन करके बताया कि इस घर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, आप आएँ और इसको बचा लें। लेकिन बदकिस्मती से जब वो वहाँ पहुँचे तो जो अनीका थी वो बिल्कुल जो है वो दम तोड़ चुकी थी और उसको बचाना जो था बहुत मुश्किल हो चुका था। वैसे मोहल्लेदारों ने उनको फ़ोन कर दिया, मोहल्लेदार 15 पे कॉल करके पुलिस भी बुला लेते। ये वैसे मोहल्ले पे भी ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए। अज़न समाज की बहैसियत माशरा हमारी कोई ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? अहमद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक के बाद सर्टनली ये सवाल है कि ये तशद्दुद कितने अरसे से चल रहा था? ये निशानात जो उसके जिस्म पर हैं ये सारे ताज़े तशद्दुद के हैं या पुराने निशानात भी हैं? जी आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। जिसके जिस्म पर जो तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात मौजूद थे और क्योंकि उसके जो वालिद हैं शौकत, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि 4 साल पहले ये शादी हुई थी और शादी के बाद ही उसके शौहर जुनैद ने और उसके अहले खाना ने इसको मानत तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। और वो सिर्फ एक 1.5 लाख रुपए का एक उनका तनाज़ा था कि उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी करनी थी, जिस पर उसको ये कह रहे थे कि जी हमारे घर में एक रस्म है कि जब हम किसी लड़की को ब्याह कर लाते हैं तो उसके अहले खाना वो 1.5 लाख रुपए देते हैं अपनी नंद की शादी के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने उस पर तशद्दुद किया। वो इनकार करते रही। वो कई दफ़ा उसने घर वालों को भी नहीं बताया क्योंकि उसके वालिद जो थे वो हार्ट पेशेंट थे और 6 माह पहले उसकी वालदा जब गई थी, ये उसके वालिद का कहना है कि उस पर भी इन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन वो जो है उसकी भी मौत वाक़ हो गई। लेकिन वो पुलिस के पास गए लेकिन फिर उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। जहाँ तक अनीका का ताल्लुक है तो अनीका के जिस्म पर और उसके सर पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात पाए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो चुका है कि इसकी जो मौत है वो तशद्दुद से हुई है। और इसको जो है सर पर भी इसके ज़ख्म थे, इसकी छाती पर, इसके गले पर भी ज़ख्मों के निशानात पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो है जान बढ़ नहीं हो सकी और अस्पताल में ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। एक ही पकड़ा है, सारा टब्बर क्यों नहीं इनका अब तक अंदर हो सका? बताइएगा अहमद फराज।
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जिस तरह उसको बड़े बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल किया गया, ये एक शख्स की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन उसमें जो इसका प्रिंसिपल एक्यूज था, जो इसका शोहर था जुनैद, उसको तो गिरफ्तार कर लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसके जो अहले खाना है, जिसमें उसकी सास, ससुर, देवर, भाभी भी शामिल हैं, उनमें से अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका और उन तमाम मुलजमान ने अपनी बुरी ज़मानतें करवाई हैं। और पुलिस का ये कहना है कि इस केस में तमाम जो रोल्स हैं उनको बहुत ही बारीक बिनी से चेक किया जा रहा है और तफ्तीश की जा रही है। जब तक ये साबित नहीं होगा कि जुनैद के साथ और कौन कौन शामिल थे और निका को मारने में कौन कौन मुलव्विस था, तब तक इस केस की जो है वो इसको बारे में जो है वो ख़त्मी राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी उन्होंने बुरी ज़मानतें करवा ली हैं। वो जब तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तब तक उनके रोल का पता नहीं चलेगा। शुक्रिया आपका अहमद फराज। मतलब अभी जो बाकी ख़ानदान वाले हैं, घर वाले हैं, ज़ाहिर है वो इसमें शरीक मुआवनत तो कर रहे थे ना। अगर एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा है, इतना मार रहा है कि वो जान से मर गई, चली गई, मर गई वो, मतलब उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी होगा शायद घर पे, भाई भी होगा, भाभी भी होगी, बाकी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो कार्रवाई तो वहाँ भी होनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक ख़बर जिसका हमने इनिशियल ज़रा तस्करा छेड़ा था, लेकिन फिर हम चाइना चले गए थे लाइव। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। हारिस रऊफ ने नवंबर में मजमूई तौर पर 18 विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 3 वनडे मैचेस में इनकी 10 विकेटें थीं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 22 साल बाद वनडे सीरीज़ जीतने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। नामजदगियों में भारत के जसप्रीत बुमराह, जनूबी अफ्रीका के मार्को यानसेन भी शामिल थे, लेकिन हारिस ने बाजी मार ली है। अच्छा जी, दैट इज़ इट, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।